वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 12 नवंबर। देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो पहली न्यूज़ हमारी है MPLA स्कीम से। तो MPLA होता है मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो जो भी MP वगैरह होते हैं, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जो होते हैं, तो उन सभी को कुछ पैसे दिए जाते हैं ताकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ डेवलपमेंट का काम कर सकें। तो सभी जो भी MPs होते हैं, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो गए या जो राज्यसभा के मेंबर हैं, तो दोनों मेंबर्स को ये पैसे दिए जाते हैं। तो हर साल जो है, पहले जो नियम था, पहले 1 करोड़ के आसपास मिलते थे। 1995-98 के आसपास जो है 1 करोड़ रुपए लगभग दिए जाते थे। बाद में इसको बढ़ा करके जो है 2 करोड़ कर दिया गया। और जब यूपीए की गवर्नमेंट आती है 2011-12 में, तो उस टाइम जो है इसको 5 करोड़ किया गया। तो अभी जो स्कीम में जो के अंतर्गत जो पैसे दिए जाते हैं वो 5 करोड़ रुपए सभी MP को मिलते हैं हर साल। ठीक है, तो मीन्स जितने भी MPs हैं लोकसभा के प्लस राज्यसभा के, तो सभी मेंबर्स को जो है हर साल 5 करोड़ मिलते हैं ताकि वो जो अपने लोकल एरिया है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में वो डेवलपमेंट कर सकें। तो यहाँ पे देखिए, यूनियन कैबिनेट ने इकोनॉमिक रिकवरी का हवाला देते हुए जो MPLA स्कीम को बंद कर दिया गया था कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में, तो उसको फिर से जो है 2025-26 के लिए फिर से रिस्टोर कर दिया गया, फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। तो जो MPLA फंड स्कीम है, सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। 1993 से MPLA जो ये स्कीम्स हैं वो चल रही हैं। ये एक सेक्टर स्कीम है फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, इसका एम ये है कि जो भी MPs जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हुए हैं वहाँ पे वो इस फंड को यूटिलाइज़ कर सकें। वहाँ के जो डेवलपमेंट का काम है, जैसे पानी वगैरह का की जो समस्याएं हैं वहाँ इन्वेस्ट कर सकें, या जो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वहाँ पे पैसे वगैरह ये लगा सकें। तो इस चीज़ के लिए इनको ये पैसा दिया जाता है। और देखिए, स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में बहुत कम पैसे मिलते थे जब स्टार्ट हुआ ये। तो 0.02 मीन्स करीब करीब ये 20 लाख के आसपास मिलते थे, लेकिन बाद में उसको बढ़ा के 1 करोड़ किया गया। और उसके बाद जब यूपीए की सरकार आई तो उसको बढ़ा के 5 करोड़ किया गया। तो अभी भी 2011-12 से लेके अभी तक ये 5 करोड़ ही है। इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो देखिए, जो भी MPs होते हैं, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, जैसे कि जो हमारे DM हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, तो ये डायरेक्ट ये जो पैसा है ये MP के अकाउंट में नहीं आता, ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास जाता है पैसा। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इसको इम्प्लीमेंट करवाती है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी देन आइडेंटिफाई इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज दैट एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई करेंगी कौन कौन सी एजेंसी को कितना पैसा दिया जाएगा, ताकि वो किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा कहाँ लगाना है, तो उस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी डिसाइड करती है कितना कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इज सपोज टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन एंड हैज़ टू सबमिट मंथली रिपोर्ट। तो मंथली रिपोर्ट जो है उसके बाद सबमिट करेगी, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगी एंड वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट टू द नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। तो जिसको ये काम दिया जाएगा वो अथॉरिटी क्या करेगी, जो नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, जो कि DM के अंदर काम करती हैं, जो कलेक्टर्स वगैरह होते हैं, तो उनको ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया करेगी जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होगी। MPLA फंड कैन बी मर्ज्ड विद अदर स्कीम सच एज मनरेगा एंड खेलो इंडिया। तो इस फंड को मनरेगा और खेलो इंडिया स्कीम के साथ भी मर्ज किया सकता है, मिलाया जा सकता है। अब देखते हैं गाइडलाइंस क्या हैं MPLA फंड के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो गाइडलाइंस ऑफ MPLA वॉज पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जो है जून 2016 में इससे रिलेटेड जो है गाइडलाइंस जारी की गई थी। It stated the objective of this scheme to enable MPs to recommend works of development nature with emphasis on the creation of durable community asset। तो अपनी जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मीन्स वहाँ और डेवलपमेंट करने के लिए और ज़्यादा विकास करने के लिए जो MP हैं वो इस फंड को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का टर्म पीरियड होता है 5 साल का। तो अगर 1 साल के लिए अगर 5 करोड़ मिल रहा है तो करीब करीब लोकसभा के मेंबर को ओवरऑल 25 करोड़ मिलते हैं उनके पीरियड में। अगर राज्यसभा के मेंबर्स की बात करें तो उनका पीरियड होता है 6 साल का। अगर हर साल 5 करोड़ मिल रहा है तो ये हो गया 30 करोड़। मीन्स जो लोकसभा का मेंबर होगा उसको 25 करोड़ रुपए मिलते हैं उनके पूरे पीरियड में, और जो राज्यसभा का जो मेंबर होगा उसको 30 करोड़ के आसपास मिलते हैं। It is stated the objective of the scheme is to enable MPs to recommend works
ऑफ डेवलपमेंट। अब जो भी डेवलपमेंट वगैरह का जो काम होगा वो इससे करवाया जा सकता है, जो भी एमपी होगा वो ये चीज़ करवा सकता है। ड्यूरेबल एसेट ऑफ नेशनल प्रायोरिटी, जैसे कि हम देख सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर हो गया, प्राइमरी एजुकेशन का जो कार्य है वो, या पब्लिक हेल्थ, लोगों के हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, रोड्स वगैरह से बनवाने का कार्य है, या सैनिटेशन से रिलेटेड कोई काम है, तो ये सब चीज़ें करवाई जा सकती हैं। इट रिकमेंडेड एमपी टू वर्क कॉस्टिंग एटलीस्ट 50%। अब देखिए जो 15% जो पैसा है वो अगर वहाँ पे शेड्यूल कास्ट रह रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन है, तो 15% उनके लिए यूज़ किया जाएगा, और एसटी जो पॉपुलेशन है उसके लिए 7.5% जो पैसे हैं वो यूज़ किए जाएंगे। और सपोज़ करिए कि अगर एसटी या एससी की पॉपुलेशन नहीं है उस स्टेट में, तो जो मींस अदर कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ भी अगर वहाँ पे एससी एसटी की पॉपुलेशन है तो वो एमपी चाहे तो ये 15% एससी के लिए और 7.5% एसटी के लिए अदर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी दे सकता है। इट लेज डाउन ए नंबर ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे हॉल्ट स्टेशन। तो कई चीज़ें इसमें आ गई, मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, या रेलवे हॉल्ट स्टेशन वगैरह बनवाना है, या किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस की कुछ पैसे की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करवाना है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह हैं उनके फॉर्मेशन के लिए पैसा चाहिए, या सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाना है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको, तो इन सब चीज़ों के लिए जो एमपी होंगे वो इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या इम्पैक्ट है इसका, स्कीम दोबारा से स्टार्ट होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो हमारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिस्टार्ट करेगा, जो भी रुके हुए हमारे प्रोजेक्ट हैं तो एक तरह से उनको बूस्ट करने का काम करेगा। और जहाँ पैसे की कमी है तो जो भी लोगों के लिए काम किया जा रहा है, अगर वहाँ कुछ पैसे की कमी पड़ती है तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं पैसे उस काम के लिए। इट विल रीस्टार्ट फुलफिलिंग द एस्पिरेशंस एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लोकल कम्युनिटी। जो भी लोकल कम्युनिटी की जो ज़रूरत है उनको फुलफ़िल करने के लिए काम आ सकता है। एंड द क्रिएशन ऑफ अ ड्यूरेबल एसेट विच इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एमपीएलएड फंड। तो उसके अलावा जो भी ड्यूरेबल एसेट है, जैसे नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, मीन्स पानी की व्यवस्था हो गई, बिजली की व्यवस्था हो गई, या स्कूल की व्यवस्था हो गई, तो इन सब चीज़ों में जो है यूज़ किया जा सकता है। इट विल ऑल्सो हेल्प इन रिवाइविंग द लोकल इकोनॉमी। और जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमी हमारी पीछे हो गई थी, तो जो भी चाहे वो लोकल इकोनॉमी हो चाहे जो भी हो, तो उसको रिवाइव करने के लिए इस फंड को यूटिलाइज़ किया सकता है। हमारी सेकंड न्यूज़ है नासा डार्ट मिशन से। तो नासा का जो डार्ट मिशन है, मेन इसका टारगेट ये है कि ये एक एस्टेरॉयड है। देखिए एक दो एस्टेरॉयड्स हैं यहाँ पे, एक डाइडिमॉस है और इसको मानते हैं हम ये डाइडिमॉस ए हो गया, इसको मानते हैं ये डाइडिमॉस टू, ये बी हो गया, ठीक है, ये इसका मून है। तो ये जो डाइडिमॉस ए है ये सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है, और जो अ, ये बी है, डाइडिमॉस बी है, जो इसका मून है वो इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। जैसे समझ लीजिए कि ये जैसे ये अर्थ हो गई और ये इसका मून हो गया, तो उसी तरह ये है डाइडिमॉस हो गया और ये डाइडिमॉस का मून हो गया। तो ये नासा यहाँ जो ये टेस्ट कर रही है डार्ट टेस्ट। डार्ट का मतलब यहाँ पे है डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। तो यहाँ पे जो ये एस्टेरॉयड है, यहाँ पे नासा सैटेलाइट लॉन्च करके इस सैटेलाइट के हेल्प से इस जो ये मून वाला जो एस्टेरॉयड है बी वाला, इस पे हिट करेगी, ताकि ये अपना कुछ पाथ जो है वो चेंज कर सके। थोड़ा सा कुछ भी हल्का फुल्का भी चेंज आ सके तो वो सक्सेस होगा उस चीज़ के लिए। क्योंकि जो यहाँ मेन मिशन है वो ये है कि अगर फ्यूचर में, वैसे ही ये ऐसा नहीं है कि ये धरती से टकराने वाला है या कोई ऐसी बात है, ये धरती से टकराने वाला नहीं है। तो सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए है कि अगर कोई भी फ्यूचर में कोई भी अगर एस्टेरॉयड आके हमारी धरती से टकराता है तो क्या हम उसका पाथ चेंज कर सकते हैं कि नहीं, उसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं, ये यही जो टेस्ट है यही कंडक्ट करता है। ठीक है, तो बस यहाँ देखना है कि इसका पाथ चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यही नासा का डार्ट मिशन है। देखिए अब देखते हैं थोड़ा कुछ पॉइंट्स इसमें। द मेन एम ऑफ द मिशन इज़ टू टेस्ट द न्यूली डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी दैट वुड अलाउ ए स्पेसक्राफ्ट टू क्रैश इनटू एस्टेरॉयड एंड चेंज इट्स कोर्स। तो उसके बाद जो स्पेसक्राफ्ट होगा, जो सैटेलाइट के जो लॉन्च करेगा जो, तो वो जाके उस एस्टेरॉयड से टकराएगा और ये देखा जाएगा उसका कोर्स जो है, उसका पाथ है वो चेंज होता है कि नहीं होता है। इट इज़ ए सुसाइड मिशन। अब देखिए सुसाइड मिशन इसलिए कहा गया क्योंकि जो स्पेसक्राफ्ट है वो पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब उससे टकराएगा। तो द टारगेट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट इज़ स्मॉल मूनलेट कॉल्ड डाइमॉफ्स। तो जो छोटा वाला मून था डाइमॉफ्स ये वाला, तो इससे जाकर टकराएगी। बड़े वाले को टारगेट नहीं किया गया, छोटे वाले को यहाँ टारगेट किया जा रहा है अभी सिर्फ टेस्ट करने के लिए। इट इज़ अबाउट 160 मीटर्स इन डायमीटर। तो जो
इसका लेंथ है वो 160 मीटर है डायमीटर में, एंड द स्पेस क्राफ्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू कोलाइड व्हेन इट्स 11 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। तो ये जब कोलिजन होगा तो उस समय इसकी दूरी जो होगी धरती से इस एस्ट्रॉयड की वो 11 मिलियन किलोमीटर होगी, तो इससे अर्थ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डाइमॉर्फोस ऑर्बिट अ लार्जर एस्ट्रॉयड नेम डिडमॉस। तो ये जो डाइमॉर्फोस है ये ऑर्बिट करता है डिडमॉस को, ग्रीक में इसको हम ट्विन भी बोलते हैं, जुड़वा, विच हैज़ अ डायमीटर ऑफ 780 मीटर। तो जो ये बड़ा वाला एस्ट्रॉयड है इसकी साइज़ जो है वो 780 मीटर है, जो छोटा वाला है उसकी साइज़ जो है 160 मीटर है। अब बात करते हैं क्या क्या इस एस्ट्रॉयड से कुछ थ्रेट है, क्या कुछ खतरा है। तो द एस्ट्रॉयड एंड द मूनलेट डू नॉट पोज एनी थ्रेट ऑन द अर्थ एंड द मिशन इज़ टू टेस्ट द न्यू टेक्नोलॉजी टू बी प्रिपेयर्ड इन द केस एन एस्ट्रॉयड हेड टुवर्ड द अर्थ इन फ्यूचर। तो सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए किया जा रहा है, इससे कोई खतरा नहीं है, बस ये चेक किया जाएगा कि अगर अर्थ की तरफ फ्यूचर में कोई भी एस्ट्रॉयड वगैरह आ रहा है तो क्या हम इस तरीके से उसको उसका पाथ जो है वो चेंज कर सकते हैं कि नहीं, उसको डाइवर्ट कर सकते हैं कि नहीं। The spacecraft will navigate to the moonlet and intentionally collide with at a speed about 6.6 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये करीब करीब 6.6 किलोमीटर पर सेकेंड या 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है उसे टकराएगा। बात करते हैं डाइमॉर्फोस की। तो डिडमॉस इज़ अ परफेक्ट सिस्टम फॉर द टेस्ट मिशन बिकॉज इट इज़ एन इक्लिप्सिंग बाइनरी विच मीन्स इट्स हैज़ अ मूनलेट दैट हैज़ रेगुलरली ऑर्बिट द एस्ट्रॉयड। तो सिर्फ देखिए इसी को क्यों चुना गया टेस्ट के लिए, तो क्योंकि जैसे अर्थ और सन मीन्स सन जैसे रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ, अर्थ जो है मून के अराउंड करता है, अरे सॉरी सन के अराउंड करता है, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि ये सन हो गया, उसके बाद यहाँ पे हमारा अर्थ हो गया, इसका मून है तो ये इसका मून का पाथ हो गया। तो उसी तरीके से ये एस्ट्रॉयड है, ये एस्ट्रॉयड जो है वो सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, और जो जो हमारा टारगेट है, जो टारगेट बी था वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मून है। तो हम इसको इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि सिमिलर टू लगभग लगभग जो है कहीं ना कहीं इस अर्थ से सिमिलर है। इट इज़ ऑब्जर्वेबल व्हेन इट पासेस इन द फ्रंट ऑफ द मेन एस्ट्रॉयड। और ये आसानी से जो है अर्थ से देखा जा सकता है, इसीलिए इसको टारगेट किया गया है। अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप्स कैन स्टडी द वेरिएशन इन ब्राइटनेस टू अंडरस्टैंड हाउ लॉन्ग इट टेक्स डाइमॉर्फोस टू ऑर्बिट डिडमॉस। तो टेलीस्कोप से जो है इजीली हम इसकी स्टडी कर सकते हैं कि जब ये स्ट्राइक करेगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब देखिए यहाँ साइज़ का कंपैरिजन दिया गया है कि जो डिडमॉस है वो करीब करीब 163 मीटर्स का है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ग्रेट पिरामिड ऑफ जो गीज़ा है उसकी साइड 130, उसकी साइज़ जो है 139 मीटर है। तो इस तरह से हम साइज़ समझ सकते हैं कितनी होगी। जैसे डिडमॉस है उसकी 780 मीटर साइज़ है। बुर्ज खलीफा देखेंगे तो बुर्ज खलीफा जो है 830 मीटर है, 830 मीटर लंबा है। तो डिडमॉस जो है वो 780 मीटर लंबा है, लेकिन जो हमारा टारगेट है वो है 163 मीटर्स का साइज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ई अमृत पोर्टल से। तो ई अमृत पोर्टल जो है वो ई व्हीकल्स के लिए लॉन्च किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होती हैं जो बैटरी के द्वारा चलती हैं। तो COP26 की जो समिट है उसमें इंडिया ने लॉन्च किया ई अमृत, जो कि एक वेब पोर्टल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। देखते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। तो ये ई अमृत जो होगा वो एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा। इसमें आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, जो भी मिथ्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े हुए, तो वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। मीन्स कैसे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे किस टाइप के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमको परचेज़ करने चाहिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है, और कौन सी पॉलिसीज़ सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं इससे रिलेटेड। उसके अलावा द पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड एंड होस्टेड बाय नीति आयोग। तो ये जो पोर्टल है वो डेवलप किया गया है नीति आयोग के द्वारा, और साथ में यूके की जो सरकार है वो भी कोलैबोरेट कर रही है। फीचर्स ऑफ द पोर्टल देखते हैं। तो इट इंटेंड्स टू कम्प्लीमेंट इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो जो इसका मेन मोटिव है वो है कि लोगों को जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रति जागरूक किया जाए, कि लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और यूज़ करें, क्योंकि सीधी बात है जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे वो पोल्यूशन नहीं कॉज करते हैं। इसीलिए सरकार जो है एक अवेयरनेस लोगों में फैलाना चाहती है, जागरूकता लोगों को जागरूक करना चाहती है इस चीज़ को लेकर के। इट एम्स टू सेंसिटाइज कंज्यूमर्स ऑन द बेनिफिट ऑफ स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो लोगों को इसका फ़ायदा समझ में आए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करने का क्या फ़ायदा है। अब बात करते हैं कि क्या नीड है ई अमृत की। तो इन रिसेंट पास इंडिया हैज़ टेकन मेनी इनिशिएटिव टू एक्सेलरेट द डिकार्बोनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड अडॉप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन द कंट्री। तो कार्बन के रिडक्शन के लिए, और मीन्स देखिए सीधी बात है जब हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यूज़ करेंगे तो जो पेट्रोल या जो डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा पोल्यूशन एटमॉस्फेयर में कॉज करती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं वो बिल्कुल पोल्यूशन कॉज नहीं करते। तो ये जो है हमारी
कंट्री के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होगी। और जो कार्बन का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में, उसका रिडक्शन होगा, वो कम होगा। उसके अलावा जैसे फेम स्कीम है, पीएलआई है, ये भी इम्पॉर्टेंट है इन क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम फॉर द अर्ली एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। अब अगली न्यूज़ है हमारी फिशिंग कैट से रिलेटेड है। तो जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश के द्वारा पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। जो भी फिशिंग कैट्स हैं उनको कॉलर वगैरह, एक कॉलर बैंड टाइप का जो है वो पहनाया जाएगा। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून का जो है उसने स्टार्ट किया है फिशिंग कैट्स को, ये कॉलरिंग वाला जो सिस्टम है, इसमें करीब करीब 10 ऐसी कैट्स होंगी जिनको ये कॉलर जो है वो पहनाया जाएगा। बात करते हैं फिशिंग कैट्स के बारे में। तो अबाउट ट्वाइस द साइज़ ऑफ ए टिपिकल हाउस कैट, जो नॉर्मल एक घर की जो बिल्ली होती है उसकी उससे दुगनी साइज़ में ये होती है। द फिशिंग कैट इज़ अ फेलाइन विद अ पावरफुल बिल्ड एंड स्टॉकी लेग्स, ठीक है। इट इज़ एन एडेप्ट स्विमर। तो ये देखिए बहुत अच्छा, मीन्स ये जो बिल्ली होती है बहुत अच्छी तैरने में बहुत अच्छी होती है, और ये फ़िश पे फीड करती हैं, ये जो मछलियाँ होती हैं उसको मार के खाती हैं। और ये डाइव वगैरह भी कर सकती है, फ़िश पकड़ने के लिए डाइव भी कर जाती है। ये नॉकटर्नल है एंड अपार्ट फ्रॉम फिश ऑल्सो प्रेज। उसके अलावा देखिए मछलियों के अलावा जैसे फ्रॉग्स हो गए, क्रस्टेशियंस, स्नैक, बर्ड्स, तो इन चीज़ों को भी ये बिल्ली जो है वो खाती है। इट इज़ ए कैपेबल ऑफ ब्रीडिंग ऑल ईयर, बट इन इंडिया देखिए ब्रीडिंग जो है इनकी साल में हमेशा होती रहती है, लेकिन इंडिया में जो है ये मार्च से लेके मई के बीच में इनकी ब्रीडिंग चलती है। अब इनके स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और साइट्स की लिस्ट में ये अपेंडिक्स 2 में आती है, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल फर्स्ट में है। कई खतरे भी हैं, जैसे थ्रेट्स देखते हैं तो इनके स्किन के लिए इसकी तस्करी होती है, इस बिल्ली के स्किन के लिए जो है इसकी तस्करी की जाती है। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो मेजर थ्रेट है वो ये है कि जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वेटलैंड्स का, ठीक है, तो उसकी वजह से ये चीज़ है, वेटलैंड्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और जो एग्रीकल्चर पोल्यूशन या वुड कटिंग, जो भी लकड़ियाँ काटी जा रही हैं, तो उसकी वजह से भी इन पे जो है वो खतरा है। इनका जो मीन्स जो नंबर है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, संख्या में कम हो रही हैं। मोस्टली इनकी जो तस्करी होती है वो इनके स्किन की वजह से इनको मारा जाता है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है वुमेन ओनाके बावे से। तो ओनाके बावे जो हैं वो कर्नाटका जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो सेलिब्रेट करेंगे ओनाके ओबावा जयंती, जो कि 11 नवंबर को मनाई जाएगी थ्रू आउट द स्टेट। तो ओनाके ओबावा के बारे में बात करें तो ये एक वुमेन वॉरियर थी जिन्होंने हैदर अली जो थे, हैदर अली की फोर्सेस के अगेंस्ट इन्होंने फ़ाइट किया था। तो सिर्फ एक पिस्टल के साथ, या इसको कन्नड़ में ओनाके बोलते हैं, तो पिस्टल का मतलब होता है, इसको हम हिंदी में मूसर बोलते हैं, जो ओखली और मूसर होता है। तो सिर्फ मूसर के सहारे हैदर अली की फ़ोर्स से ये अकेली लड़ी थी। तो लड़ी इसलिए थी, जो ये चित्रदुर्ग का जो किला था तो उसको बचाने के लिए, 18वीं शताब्दी की बात है। तो उस समय जो चित्रदुर्ग के जो राजा थे वो थे मंदाकरी नायका। तो ये 18वीं शताब्दी की बात है, 18th सेंचुरी की। तो इन्होंने अकेले जो है सिर्फ एक मूसर के सहारे हैदर अली की फोर्सेस से मुकाबला किया था। तो ओबावा इज़ कंसीडर्ड टू बी द एपिटोम ऑफ कन्नड़ा प्राइड। तो ये जो है कन्नड़ा की प्राइड मानी जाती हैं ओनाके ओबावा। और इसके देखिए चित्रदुर्ग पुलिस ने 2018 में एक वो महिला की जो महिला कांस्टेबल हैं, पुलिस कांस्टेबल, तो उनके द्वारा एक स्क्वाड के चालू किया गया था, जिसको हम ओबावे पेड बोलते हैं। तो ये जो स्क्वाड है, जो भी महिलाएं हैं, तो उनकी ये हेल्प करती थी, ये शुरू किया गया था। तो मेन याद रखने वाली चीज़ें ये हैं कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया, 11 नवंबर को ये जयंती, ओनाके ओबावा जयंती मनाई जाएगी। और ये मनाई इसलिए जाएगी क्योंकि ये ऐसी वुमेन वॉरियर, ये ऐसी महिला थी जिन्होंने अकेले ही हैदर अली की फ़ोर्स के साथ मुकाबला किया था, वो भी सिर्फ एक मूसर के साथ। हमारी अगली न्यूज़ है यमुना रिवर से रिलेटेड। तो यमुना रिवर में जो पोल्यूशन का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये चीज़ दिल्ली में देखने को मिला, क्योंकि छठ वगैरह के टाइम में क्या हुआ कि जब लोग पूजा करने के लिए उतरे तो वहाँ पे झाग जैसा पूरा पानी में जम गया था। तो ये जो फ्रोदिंग है, फ्रोदिंग का मतलब होता है झाग। तो जिस पानी में ये झाग होता है, इसका मतलब कि वो जो पानी है बहुत पोल्यूटेड है। तो फ्रॉथ जो होता है वो पोल्यूटेड रिवर का एक साइन होता है। बात करें तो क्यों ये फ्रॉदिंग हो रही है यमुना में, क्यों झाग ऐसे दिखाई दे रहा है, तो जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वहाँ पे
वो जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सीधे जो है डंप कर देते हैं यमुना रिवर में। उसके अलावा जो भी घरों से जो डिटर्जेंट्स रिलीज़ किए जाते हैं, डिटर्जेंट्स में देखिए फॉस्फेट होता है, तो फॉस्फेट भी एक मेन रीज़न है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसकी वजह से ये यमुना रिवर जो है पल्यूट हो रही है। अब बात करें फोमिंग की, तो इस टाइम जो है जो इस टाइम यमुना रिवर जो है वो सबसे मीन्स सूखी, थोड़ा उसमें पानी कम होता है। ठीक है, तो ये अपने लीन फेज़ में है और जो वाटर फ्लो है वो बहुत कम है। मान लीजिए अगर वाटर फ्लो होता तो वो चीज़ जो है निकल जाती है, लेकिन वाटर फ्लो ना होने की वजह से, पानी कम होने की वजह से और ज़्यादा जो है झाग देखने को मिल रहा है। पोल्यूशंस आर नॉट डाइल्यूटेड द टर्बुलेंस एंड द बैरेज नियर ओखला जनरेट्स फ्रॉम द फॉस्फेट्स। तो मेन जो है फॉस्फेट्स हो गए या जो इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो वेस्ट रिलीज़ किए जा रहे हैं उसकी वजह से ये पोल्यूशन हो रहा है। अब बात करें कि वाई इज़ यमुना सो पोल्यूटेड, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऑफ दिल्ली आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स बीइंग डिस्चार्ज इन द रिवर। तो जो मेन जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जो भी फैक्ट्रीज़ वगैरह के द्वारा जो वेस्ट रिलीज़ किए जाते हैं, तो वो डायरेक्ट डंप कर दिए जाते हैं यमुना रिवर में, डायरेक्ट डाल दिए जाते हैं। तो उसी की वजह से जो है पोल्यूशन इतना हो रहा है। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे हरियाणा के फील्ड्स में जो पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं, तो उनकी वजह से भी ये पोल्यूशन कॉज कर रहा है। उसके अलावा जो पानी का जो लेवल है वो कम हो गया है, तो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो इकट्ठा हो जा रहे हैं, वो एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से भी पोल्यूशन कॉज हो रहा है। देखिए जो यमुना रिवर हैं वो ट्रिब्यूटरी हैं गंगा रिवर की, गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी हैं। ये यमुनोत्री ग्लेशियर जो है बंदरपूछ में, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट करती हैं और मसूरी रेंज ऑफ द लोअर हिमालय इन उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बंदरपूछ जो जगह है वहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर प्रेजेंट है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है यमुना रिवर ओरिजिनेट करती है। उसके बाद ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये होते हुए जो है इंटर करती है यूपी में। तो यूपी में जो है इलाहाबाद में ये मिलती है गंगा से, जहाँ पे गंगा, जमुना और सरस्वती तीन नदियाँ मिलती हैं और फॉर्म करती हैं संगम। अब बात करें ट्रिब्यूटरीज़ की, तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज़ चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है। तो ये चारों नदियाँ जो हैं वो ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज़ हैं। अगली न्यूज़ है हमारी, इंडिया कन्फर्स ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल आर्मी चीफ। तो देखिए हर साल ऐसा होता है कि जो नेपाल के जो आर्मी चीफ होते हैं उनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, जो रामनाथ कोविंद जी हैं, इनके द्वारा जनरल की उपाधि दी जाती है। तो जो नेपाल है वो इंडिया के जो चीफ होते हैं उनको देता है और इंडिया जो है वो नेपाल के आर्मी चीफ को देता है। तो ये हर साल ये होता है। तो इस साल जो है ये प्रभुराम शर्मा जी को दिया गया। प्रभुराम शर्मा जी जो हैं वो नेपाल के आर्मी चीफ हैं। तो इनको जो है रैंक प्रोवाइड किया गया जनरल का हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।